वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा यह कार्यक्रम उड़ान में। और दोस्तों, देश में जो है वो रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे युवा जाना चाहते हैं। युवाओं का रोजगार रक्षा के क्षेत्र में हो, ये हर एक पेरेंट्स भी चाहते हैं और युवा भी चाहते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व बीएसएफ अधिकारी जो हैं ललन सिंह जी, वो मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्रकार से आज के युवा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, सीडीएस हो, नेवी हो, जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उसमें सभी अपना योगदान पूर्णतः देना चाहते हैं। तो आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे सर से। और आज का हमारा विषय जो है वो है कि डिफेंस लाइन में युवाओं को क्या क्या रोजगार मिल सकते हैं, युवा किस ओर किस तरीके से मेहनत करें कि उन्हें अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। तो उन विषय पर आज हम सर से चर्चा करेंगे। मैं मैडम आपके माध्यम से पहले ये बोलना चाहूँगा कि भारत जो है युवाओं का देश है और सेना में जो सर्विस है वो सर्विस नहीं है, वो एक तरह का देश के प्रति समर्पण है। और वो इस तरह का समर्पण है जिसमें इंडिविजुअल और पूरे देश को वहाँ जाने से ही स्वाभाविक रूप से गर्व महसूस होता है। जब मैं एक रिटायर्ड फौज का ऑफिसर जब आपके साथ इस चर्चा को करता हूँ तो मुझे एक लाइन याद आता है कि महबूबा मुझे फिर तेरे मोहब्बत का फसाना याद आया, छलकाए थे अश्क तूने वो ज़माना याद आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फौज में सिपाही से लेकर अधिकारी तक बहुत बेहतर स्कोप है और ये मौका है जिसमें हमारे युवाओं को शामिल होना है और उस गर्व को अपने प्रति समर्पण के भावना से उस जॉब में ज्वाइन करके देश के प्रति कुछ न कुछ सेवा करके ही आना है। ये मेरा अपना सोच है। सर, भारतीय सेना देश की सबसे बड़ी सेना है, तो ऐसे में जो युवा आज के दिन में तैयारी कर रहे हैं वो आर्मी में ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए? किस प्रकार से युवा प्रशिक्षण लें कि जल्द से जल्द वो परीक्षा पास कर जाएं, और क्या कुछ तैयारियां होती हैं इसकी? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। सेना में अधिकारी बनने के लिए, कमीशन लेने के लिए सबसे पहला 10+2 करने के बाद एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना, जिसमें 10+2 करने के बाद वो किसी भी फैकल्टीज में हो, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। और वो पहला लिखित, उसके बाद एसएसबी, और उसके बाद वहाँ से अगर वो क्लियर करते हैं तो उनको फिजिकल योग्यता के लिए सेना जो है उनकी पूरी एलिजिबिलिटी लेती है। मगर एनडीए करने का मतलब है कि वो देश के सेना में तीनों अंग के अंदर सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। और ये पूना के अंदर जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन वहाँ युवाओं को सैन्य सामरिक ट्रेनिंग दी जाती है। और वहाँ से पास आउट होने के बाद उनको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री दी जाती है। और उसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून को आते हैं और 1 साल का एडवांस कोर्स करते हैं। अगर वो एयरफोर्स में जाते हैं तो उनको हैदराबाद में मौका होता है, और नेवल के अग्राधिकारी के तौर पे वो जाएंगे तो उनको कोची केरला के अंदर उनकी 1 साल की एडवांस ट्रेनिंग होती है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीए एक ऐसा संस्था है जिसमें एकदम सेना का, दुनिया का क्रीम जो है वहाँ तैयार होते हैं। उसको इस तरह से स्थापित कर दिया जाता है कि वो केवल देश के बारे में सोचता है, केवल देश और देश से हटकर कुछ भी नहीं सोचता। तो सोचिए वो क्रीम कैसा बन के निकलेगा जिस पे दुनिया गर्व कर सकती है। सर, सेना में जो है स्थायी और शॉर्ट सर्विस कमीशन, 2 तरह की नौकरियां आती है, तो सर दोनों में क्या अंतर है? तो मैं आपको पहले बताऊं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक रेगुलर सर्विस कमीशन, और एक मौके पर उसको इमरजेंसी सर्विस कमीशन ही बोलते हैं। जैसे कि 1962 और 3 और 4 और 5, उसके बाद 71, 72, तो 3 तरह की अधिकारियों का सेवा लेने का माध्यम है। तो इमरजेंसी सर्विस कमीशन वो होता है जिसमें पूरी सर्विस जो एज ग्रुप 58 तक है, अगर वो जनरल बनता है तो वो 62 तक जाता है। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले 14 साल का होता था, फिर 12 साल का हुआ, और अभी केवल 5 साल की होती है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो ऑफिसर बनता है वो ओटीएस गया और ओटीएस मद्रास में उसकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन 5 साल की सेवा के बाद
देश का एक सोच होता है कि वो ऑफिसर अगर वहां से निकल के आता है तो समाज के अंदर, देश के अंदर, किसी भी संस्था में जब वो जाएगा तो वो एक बेहतरीन अधिकारी के तौर पे कार्यरत होगा और उसमें एक ऐसा जज्बा होगा जो अपने लिए भी काम करेगा और देश और उस जगह को, जिस संस्था में वो काम कर रहा है, उसको बेहतर परिणाम देगा। इसीलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की एक अपनी अलग महत्व है। सर, सेना में जो है करियर सबसे सम्मानित करियर माना जाता है, तो ऐसे में आज के युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, वो अपने आप को किस तरह से तैयार कर पाएंगे? सर, इस विषय पर कुछ जानना तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि जो सेना में जाते हैं वो बेहतर ढंग से उनकी शारीरिक मापदंड अच्छी हो और उनकी जो दिमागी सोच है, निर्णय लेने की जो उसकी शक्ति है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सेकंडों का ही समय लगे। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको हर चीज का, चाहे वो समाज का हो, दर्शन का हो, या उसकी जो काबिलियत निर्णय लेने की हो, और सबसे बड़ी उसमें लॉयलिटी अप टू द मार्क जो देश के प्रति हो, वो इतनी ऊंचे स्तर की हो। इसी की ख्याल रखते हुए उनको एसएसबी का एक इंटरव्यू होता है। सेना तीनों अंगों में जो भी टेस्ट होते हैं, लेकिन उनको एसएसबी से गुजरना पड़ता है। एसएसबी हिंदुस्तान में भोपाल, जबलपुर, बेंगलोर और इलाहाबाद में होते हैं, जहां पे 5 दिनों का ये इंटरव्यू होता है। और लड़के जो आते हैं वो अगर पहले दिन कितने उनके मापदंड में काबिल होते हैं उसको रख लिए जाते हैं और बाकी को वहां उनकी छटाई कर दी जाती है। लेकिन जो लड़के दूसरे दिन सिलेक्ट हो जाते हैं वो पूरे 5 दिन वहां रहते हैं। उसके अंदर उनके पास जितनी भी काबिलियत है उसको निचोड़ लिया जाता है। अगर वो महसूस करते हैं कि ये लड़का फौज में ऑफिसर के पद पे फिट है, तभी उसको अगले योग्यता के लिए उसको क्वालिफाई किया जाता है, मेडिकल के लिए या फिजिकल के लिए। तो मैं आपको बताया कि फिजिकल और मेंटल, और सबसे बड़ी उसको देश के प्रति जो समर्पण है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और वो एसएसबी में उनके अधिकारियों के द्वारा निकाल लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। सर, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है वो होनी चाहिए आज के युवा में, बच्चों में, जो कि सेना में भर्ती लेना चाहते हैं। लेकिन सर, एक और सवाल मेरा है कि सेना में जो भी युवा जाते हैं तो कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान त्वरित रिस्पॉन्स जो है वो देना होता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रशिक्षण? देखिए, जब कोई लड़का 19.5 साल तक जब सेना में वो ट्रेनिंग के दौरान आता है तो वहां सुबह से लेकर रात तक उसके ऊपर इतने अच्छे प्रशिक्षक होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टीज होती है। ये मान के चलिए कि उसको इस तरह का उनको बना दिया जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप में सबसे अग्रणी बन के रहे। मैं एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं, सेना का जो अधिकारी होता है वो कभी भी पीछे नहीं चलता, वो हर काम में अपने आप में आगे चलता है, और वही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। और आपने बहुत सही कहा कि दुनिया के अंदर 14 लाख की जो हमारी भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो एकदम प्रोफेशनल है। और यही कारण है कि अभी एक भारत सरकार और सेना के द्वारा एक नई अग्निपथ योजना, जो अग्निवीर के तहत जो भर्ती सिपाही के रैंक में लिए जा रहे हैं, वो ये नई सोच है। क्योंकि आज का जो सेना है वो युवा होना चाहिए, और युवा में जो ताकत होती है उसी का बेहतर परिणाम होता है। तो इन सभी बातों के मद्देनजर जो लड़के फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स ने भी वो दिमागी और शारीरिक रूप से इतने अपने आप को फिट कर लें, उसका एक तरीका है। पहले तो अपनी सोच को बदल लें, अर्ली मॉर्निंग उठें और बेहतर अपना एक्सरसाइज करें, और उसके बाद उन सभी सब्जेक्टों को अध्ययन करें जो उनको एग्जामिनेशन के दौरान 2 पेपर होते हैं एनडीए में, और एक सीडीए होता है कंबाइंड डिफेंस, उसमें ग्रेजुएशन के बाद लड़के जाते हैं, उसके 5 पेपर होते हैं। और एक टीजीसी होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री ग्रुप, जिसमें बीटेक आपके और भी बीबीए, एमबीए, उन लड़कों को ला के भी जो क्वालिफाइड ग्रेजुएट होते हैं उन सबको वहां स्कोप है। लेकिन सीडीए, टेक्निकल एंट्री और एनडीए, ये 3 जो माध्यम है, ये तीनों सेनाओं को ये अच्छे से अच्छे अधिकारी मुहैया कराते हैं, और यही एक तरीका है जिसमें एक अधिकारी बनकर देश की भी सेवा और अपने आप में भी अपने को गर्व महसूस कर सकते हैं। सर, इसमें किस किस प्रकार के टेस्ट जो हैं वो ज्यादातर लिए जाते हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं
कि एनडीए में जैसा मैंने बताया जी। 2 पेपर लिखित होते हैं, उसमें सभी कुछ समावेश होते हैं, लेकिन जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं वही इंडियन नेवी और एयरफोर्स में जाते हैं। अगर उसको अपना विलिंगनेस है तो इंडियन आर्मी को भी वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी आज के डेट में, मैं पहले बता दूं कि इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री होती है जो कि एकदम मैदानी लड़ाई करती है, लेकिन उसके सपोर्ट में आर्टिलरी, तोपखाना, आर्मर्ड आपका टैंक, आपके तरह तरह के जो मिसाइल्स हैं, जो अलग अलग टेक्निकल ग्रुप हैं, ईएमई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स, इन सब की वहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर पुल बनाना है लड़ाई के दौरान, अगर ब्रिजिंग करना है, सेफ लेन बनाना है और माइंस लगाने हैं, तो इंजीनियर्स के जवान और अधिकारी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनको अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो नेवी, एयरफोर्स, और अगर वो इंडियन आर्मी में चाहते हैं तो आर्मी में भी जा सकते हैं। लेकिन 10+2 अगर वो 70% मार्क के साथ अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं तो उनको बीटेक सेना ही कराती है, और 1 साल का उनका एडवांस कोर्स आईएमए देहरादून, एयरफोर्स का हैदराबाद और नेवल का कोची में कराया जाता है। और किसी भी जगह पे मार्क्स एलिजिबिलिटी नहीं है, वो 60% हो, 50% हो, लेकिन 40% से बिलो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है उसका साफ उत्तर है कि 10+2 करने के बाद जो लड़का मानसिक और फिजिकल रूप से अलर्ट है वो उसमें बैठ के सफलता प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आज के युवा जो हैं 10th करने के बाद काफ़ी सारे युवा कोई और रास्ता चुन लेते हैं, तो काफ़ी सारे युवा डिप्लोमा, इंजीनियरिंग 12th के बाद करने लगते हैं। तो इसके बाद से अगर कोई युवा इच्छुक हों और जाना चाहते हों इंडियन आर्मी में, तो उसके लिए क्या कुछ, किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं और किस तरह की उन्हें तैयारियां करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अगर कोई लड़का पॉलिटेक्निक करके जाता है, जी, आईटीआई करके जाता है, तो उसकी संभावनाएं सेनाओं में बहुत है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटेक्निक करके किसी भी ब्रांच में जाता है तो उसको जूनियर कमीशन ऑफिसर, जैसे इंडियन आर्मी में नायक सुबेदार, इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर, और नेवल में उसी तरह से उसको सीनियर सेलर के तौर पे उसको पद की प्राप्ति होती है। और जैसे आईटीआई करके कोई लड़का जाता है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोर ऑफ इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस, इसके अंदर उनकी एलिजिबिलिटी, उनके काबिलियत के मद्देनजर उनको पद मिलता है। जैसे अगर कोई पैरा मेडिकल करती लड़की या लड़का है तो उसको नर्सिंग में इंडियन मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर, उसमें उसको मौका मिलता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो एज ए कैप्टन आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में अपने आप को इनरोल कर सकता है। उसकी बेसिक ट्रेनिंग 10 महीने की जरूर होती है, लेकिन वो यहाँ से स्किलफुल होता है और सेना उसका फायदा उठाती है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो भारतीय सेनाओं में उसकी एंट्री नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि भारत के तीनों सेनाओं में हर तरह की एलिजिबिलिटी के लोग, चाहे वो बीबीए हो, एमसीए हो, और चाहे आपको एमबीबीएस हो या बीटेक हो, सबको बेहतर संभावनाएं बनती हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय सेना है, दोबारा मैं बोलता हूं, वो नौकरी नहीं है, वो एक समर्पण है, जिस समर्पण से कई पुश्तें जो हैं गर्व से कह सकती हैं कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में था, एयरफोर्स में था, नेवल में था, और शहादत हुआ तो पूरी देश उसके पीछे खड़ी थी। ये मेरा अपना सोच नहीं है, ये पूरे देश की सोच है। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो स्टूडेंट्स रास्ता भटक जाते हैं या फिर अपना कुछ और तैयारी करते हैं, उसके बाद से उन्हें आर्मी में जाना हो तो किस तरह की तैयारियां होती हैं। लेकिन एक और चीज़ सर जानना चाहेंगे कि जैसे युद्ध होता है, वार जब होता है, तो उस समय किस प्रकार के सेना को युद्ध में भेजा जाता है, किस तरह की तैयारियां उसके लिए की जाती है? देखिए, लड़ाई जो होती है 2 तरह की होती है, एक डेलिब्रेट लड़ाई होती है, एक हेस्टी लड़ाई होती है। अब तो आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया आतंकवाद से बहुत परेशान है, तो आतंकवाद में भी हमारी जो भारतीय सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो बहुत इस्तेमाल हो रही हैं। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, माउंटेन वारफेयर, डेजर्ट वारफेयर, जंगल वारफेयर, और इसी में स्पेशलाइज्ड कमांडो तैयार किए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी चाहता है तो सेना अर्धसैनिक बल में जाके देश के हर संभावनाओं को अपने आप में वो पूरा कर सकता है। जैसे मैंने आपको बात किया पैरामिलिट्री,
पैरामिलिट्री एक ऐसी फोर्स है हिंदुस्तान की जो बाहरी सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा में इस्तेमाल होती है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करती है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो भारत चीन बॉर्डर पे होती है, एसएसबी जो भारत नेपाल सीमा पे होती है, असम राइफल्स जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में रहती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज इसमें यह समझनी होगी कि बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसका नाम है। आज से 1 महीना पहले आपका पीस कीपिंग फोर्स जो दुनिया की तरफ से जाती है उसमें हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है। तो कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री के लोग जाते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं। सर, आपने पैरामिलिट्री के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो युवा जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ अवसर हैं, क्या कुछ प्रशिक्षण होते हैं? बहुत अच्छी बात है जी। पैरामिलिट्री में जाने के लिए अगर सिपाही के पद पे जाना चाहते हैं जी, हेड कांस्टेबल टेक्निकल जाना चाहते हैं जी। और ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी के थ्रू होता है जी। उसकी लिखित एग्जामिनेशन होती है। उसमें अपीयर होने के बाद अगर वो निकल जाते हैं तो उनकी फिजिकल योग्यता का मापदंड है और उसके अंदर उनकी एलिजिबिलिटी अगर पाई जाती है तो वो असिस्टेंट कमांडेंट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल्स में आर्मी के अफसर डिप्यूट होते हैं। तो इनमें ये जाते हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक अपना महत्व है। तो मैं इसलिए इस बीच में बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में जो अभी अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर आ रहे हैं वो 4 साल के बाद वो सेवा से निवृत्त हो जाएंगे और उसमें 25% नियमित हो जाएंगे। तो जो लोग आएंगे वो पैरामिलिट्री में उनको भारत सरकार मौका देगी। सर, अग्निवीर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज सर जानना चाहेंगे आपसे कि पैरामिलिट्री की बात जैसे आपने बताई, तो इसमें जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें, किस चीज की तैयारी वो ज्यादा करें? बहुत अच्छी बात है जी। अगर वो सिपाही के पद पे जाना चाहते हैं तो उसमें इन जनरल 10th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथ और एक सोशल स्टडी और उसके बाद उनकी कुछ ऐसी एफिशिएंसी जो जीके के साथ रिलेटेड है वो देखी जाती है। उसका कारण मैं बताता हूं। वो लगातार इंटरनल सिक्योरिटी में काम करते हैं, जरूरत के अनुसार उनको अपने आप लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो अपने लोगों के साथ उन्हें किस तरह की सेवा देनी है तो उसी तरह से उनकी मापदंड बनाई हुई है। तो अगर लिखित परीक्षा में वो योग्य पाए जाते हैं तो उनकी फिजिकल टेस्ट ली जाती है और फिजिकल के बाद एक इंटरव्यू होता है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट जी। और उससे पहले अगर वो सब इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं तो एक सीपीओ का एक अलग एग्जामिनेशन एसएससी के थ्रू होता है जिसमें बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी और सीबीआई और आईबी इसमें इन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो लड़के निकलते हैं उनको सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया जाता है। तो पैरामिलिट्री में भी सिपाही, हेड कांस्टेबल टेक्निकल और सब इंस्पेक्टर और फिर असिस्टेंट कमांड क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर वो यूपीएससी के थ्रू होता है जिसमें 3 पेपर होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक जनरल और एक आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसमें इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद अगर वो लड़का निकलता है तो उसको फिजिकल और उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है और वो बाद में सिलेक्ट होने के बाद इन ऑर्डर ऑफ मेरिट उसकी विलिंगनेस, वो किस डिपार्टमेंट को जाना चाहता है, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, वो उसको प्रदान की जाती है और वो देश के अंदर एक बेहतर मतलब ऑफिसर के तौर पे काम करता है। सर, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं और उन्होंने एनसीसी पहले से ही कर रखी हो, तो ये एनसीसी जो है आर्मी में जाने में कितना फायदेमंद साबित होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आज के यंग लड़कों को और लड़कियों को मैं आपको बता दूं कि जितने लड़कियों की संभावना है उतना ही लड़कियों का भी है। तो लड़के और लड़कियां दोनों हमारे तीनों सेना में और पैरामिलिट्री में आज के डेट में एलिजिबल हैं। आपको यह भी पता होगा कि लड़कियों को एनडीए में इस बार उनका एग्जामिनेशन हुआ, सेलेक्ट हुई और वो पूना जा रही हैं ट्रेनिंग के लिए। तो आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि अभी आप एकदम मान लीजिए कि अगर आपने सी सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी मौका मिलेगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि जो लड़के या लड़की एनसीसी में सी सर्टिफिकेट उनको कर दिया गया है वो सीधे लिखित परीक्षा को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एसएसबी को उनको मौका मिलेगा। और एसएसबी क्लियर करती हैं या करता है लड़का तो वो केवल इंटरव्यू को फेस करेगा और वो अधिकारी के तौर पे इंडियन आर्मी के किसी भी विंग में जाने के लिए
उसका एलिजिबिलिटी बनता है। तो सी सर्टिफिकेट एक बहुत बेहतर स्कोप है कि आप स्कूल कॉलेज और उसमें उसको प्राप्त कीजिए और पहले से सेना की तैयारी के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त कीजिए। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि लड़के के बारे में तो आपने बताया, लड़कियों के बारे में भी कि लड़कियां जब यहां से परीक्षा पास करके जाती हैं तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्या कुछ सिखाया जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब एनडीए की बात चल रही थी तो इंडियन आर्मी ने बहुत इसमें सोच विचार किया, लड़कियों की क्या सुविधाएं वहां होनी चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी को मद्देनजर रखकर उनकी ट्रेनिंग कराई गई। और उन्होंने इस चीज को दावे के साथ बताया कि जो लड़का कर सकता है वही लड़की भी करेगी, उनकी भी ट्रेनिंग उतनी ही ताकत के साथ दी जाएगी और उनके वजूद को उतने ही फिट किया जाएगा कि वो केवल लॉजिस्टिक और पीछे काम नहीं करेंगी, वो जरूरत पड़ने से वो युद्ध के मौके पे भी बेहतर कमांड और जवान है तो जवान के जैसा वो सहयोग देगी और इसी बेतौर उनकी ट्रेनिंग होती है। और पैरामिलिट्री में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कभी टीवी में देखती होंगी तो बागा में हमारी जो बीएसएफ की लड़कियां हैं उनकी परेड देखिए, उनका जोश देखिए और जज्बा देखिए, तो आपको लगेगा कि ये कहीं तो लड़कों से भी ज्यादा अपने आप को, आपने इंडियन एयरफोर्स में देखा जो पायलट है जिसमें बिहार की भी दरभंगा की लड़की जो आज के डेट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, इसने कितना बढ़िया लड़ाकू विमान को उड़ाया है। तो कहने का मतलब उनकी ट्रेनिंग, उनके सुख सुविधा और उनके जिस्मानी उनकी हालात को देखते हुए पूरी तौर पे प्रशिक्षण चल रहा है और हम मान के चलते हैं कि लड़का और लड़की दोनों इंडियन आर्मी, नेवल और एयरफोर्स के लिए पूरी तौर पे फिट हैं और डेलिब्रेट लड़ाई के लिए भी मौके पे ये बेहतर परिणाम देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। जो सेना है उनको युवा बनाए रखने के लिए जो है केंद्र सरकार ने ये योजना निकाली है, तो इस योजना को लेकर क्या कुछ फायदा है और इस योजना के बाद जब ये खत्म हो जाएंगी उनकी नौकरियां तो उसके बाद युवा क्या कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न जो है आज पूरे देश में है और जरूरी है कि इसको पूरे लोगों को बताई जाए, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर लोगों को ये पता हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भारतीय सेना तीनों विंग में जो बच्चे आते हैं जवान के तौर पे वो गांव से ज्यादा आते हैं और वो फिजिकली अपेक्षाकृत बेहतर भी होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो जब वो आते हैं तो ये जो अग्निवीर हैं जिसके तहत इनको नौकरी 4 साल की मिल रही है, ये बहुत प्लानिंग से इस योजना को तैयार किया गया है। दुनिया के 17-18 देशों में ये योजना कार्यरत है। इसमें सबसे बड़ा फायदा, जहां एक लड़के को नौकरी मिलती थी अब वो 4 लड़कों की नौकरी मिलेगी और 21 साल की उम्र आते आते वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगर वो वापस आए तो उनके पास 15 से 20 लाख रुपए कैश होंगे और अगर वो 25% में नियमित हो गए तो सेना में वो चलते रहेंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरीके से जब युवा रिटायर्ड होकर आएंगे तो उसके बाद से वो अपना क्या रोजगार कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर, आपने जो भी बताया, आज के युवा जो आर्मी में जाना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? मेरा यह सोचना है कि एकदम आप अपने आप को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अर्धसैनिक बल के लिए तैयार कीजिए। ये एक ऐसा जोश और खरोश और जज्बा का समर्पित जगह है जहां आपको अपने आप में काबिलियत महसूस होगा और जब वापस भी आप आएंगे तो आप किसी भी संस्था, समाज में अपने आप में एक लीडर के तौर पे महसूस करेंगे और लोगों को भी लगेगा कि ये फौज से ट्रेनिंग करके आया हुआ हमारे समाज के लिए बेहतर परिणाम दे रहा है और पूरा देश आपके साथ होगा और देश का विकास भी सुरक्षा के साथ होता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी कारण अग्निवीर को योजना को भारत सरकार ने लाया है और ये बहुत बेहतर योजना है, इसमें जरूर शामिल होइए, ये मेरा सोच है। तो आपने देखा हमारे जो साथ अभी अतिथि मौजूद हैं जो पूर्व बीएसएफ अधिकारी हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, ललन सिंह जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आज के युवा के लिए कि ये युवा जो हैं आगे आर्मी में अगर जाना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं, किस तरह के प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।